हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 23 ऑफ द अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, What was the primary motive claimed by the group responsible for the April 2022-2025 पहलगाम अटैक? अभी कल ही के दिन पहलगाम के अंदर अटैक होता है टूरिस्ट के ऊपर, जिसको जो फ्रंटियर रेजिडेंस ग्रुप है जो उसको क्या करता है, TFR, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए क्या बताया कि उन्होंने क्यों ये अटैक किया था? तो लिखना या याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपोजिशन टू द सेटलमेंट ऑफ द आउटसाइडर्स अल्टरिंग द रीजन्स डेमोग्राफिक्स। उनका कहना था कि जो बाहर से लोग आते हैं और वो यहाँ पर रिसाइड करने लगते हैं तो वो उनके कल्चर को खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको मारा। और वो जो ग्रुप है आपका वो बेसिकली किसके शैडो में है? तो याद रखना लश्कर ए तैयबा, जो पहले से एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। ठीक है, ये हमने आज के एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द पहलगाम अटैक? क्या था वो नेचर? तो याद रखना, द गनमैन स्पेसिफिकली टारगेटेड नॉन मुस्लिम टूरिस्ट आफ्टर वेरीफाइंग देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। उनसे ना ये पूछा गया कि तुम्हारा जाति क्या है, ना ये पूछा गया कि तुम कौन हो, उनसे बस ये पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। और जिसने कहा कि मैं नॉन मुस्लिम हूं उसको गोली मार दी गई। समझ गए? तो ये हमने पढ़ा था, एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। Which state government announced a 500 करोड़ एक्शन प्लान टू कर्ब स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग से क्या होता है, देखो जो फसलें कटती हैं तो उनका जो नीचे का वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो किसान क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। उससे होता क्या, पोल्यूशन होता है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये सब होता है तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। तो अभी पंजाब सरकार ने क्या किया, 500 करोड़ रुपए की प्लान उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे किसको करने के लिए, कर्ब करने के लिए, स्टबल बर्निंग को कर्ब करने के लिए। The Svalbard Treaty, which governs the international status of the Svalbard archipelago, was signed in which year? कब हुआ था? तो याद रखना सिंपल सा, ये 1920 में साइन हुई थी। ये हमने पढ़ा था आर्कटिक रीजन वाली जो हमने न्यूज पढ़ी थी। ठीक है, तो 1920 इज द राइट आंसर। इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री। कब बना था हिमाद्री? तो याद रखना हिमाद्री बना था आपका 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who was appointed as the chairman of India's 23rd Law Commission? याद रखना हमारे यहाँ पर 23rd Law Commission आया है। फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था प्री कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रखना आपका लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले 1935 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया था उन्होंने। अभी 23rd चल रहा है। 23rd जो चल रहा है आजादी के बाद वाला, उसका किसको बनाया गया? तो याद रखना जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। From which national park were 2 cheetahs shifted to the गांधी सागर सेंचुरी? तो देखो गांधी सागर सेंचुरी में 2 चीता हटाए गए हैं, वहां से शिफ्ट किए गए हैं। तो कहां से? कूनो। हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि कूनो में कहां से लाए गए थे चीता? तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। हमने नेशनल पार्क भी पढ़ा था कैसे क्या बनते हैं, बफर जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, कोर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय हाउ मच हैज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर डबल्ड रीचिंग व्हाट अमाउंट? आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना हो चुका है इंडिया का? तो याद रखना 60 बिलियन USD हो चुका है। फॉरेन रिजर्व होता है कि आपके पास कितना फॉरेन की करेंसी रखी हुई है, अगर आपको कल को ट्रेड करना पड़े तो आपको ट्रेड में एक्सचेंज करने में हेल्प करे। समझ गए? वो हमारा $60 बिलियन हो चुका है। Which Indian leader officially launched the International Big Cat Alliance? तो याद रखना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च इन 2023। किसने लॉन्च की थी? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको। लेकिन हाँ, ये अभी न्यूज में था तो हमने इसके बारे में पढ़ा। What is the primary objective of the International Big Cat Alliance launched by India? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो याद रखना जो भी बड़े बड़े 7 मेजर कैट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोस्टरिंग कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, जिसमें टाइगर और ये सब आते हैं।
Which constitutional amendment lowered the voting age in India from 21 years to 18 years? तो कौन से अमेंडमेंट से ये सब हुआ था? तो याद रखना बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 हमने क्या किया था, जो वोटिंग एज थी उसको 21 ईयर से 18 ईयर पर शिफ्ट कर दिया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, Which article of the Indian Constitution provides for the elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies? जब भी असेंबलीज के लिए इलेक्शन होता है, जब भी पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, तो राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में है? तो वोटिंग की बातें कहाँ की गई हैं? तो आर्टिकल 326 इज द राइट आंसर। ये भी हमने आज के एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस किया था। Which state became the first to complete an antiquity survey at the village level? कौन सा स्टेट बनाया? तो सिंपल सा याद रखना, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which state reduced the tax on the electric vehicles to 1% to promote their use? हमारा टारगेट ईयर है 2070, दुनिया का 2050। उसको अचीव करने के लिए हम ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, दिल्ली के अंदर नेक्स्ट ईयर से, है ना, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो भी ई व्हीकल्स हैं वही अलाउड होंगे, टू व्हीलर बाकी नहीं होंगे, ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें, कार्बन एमिशन को कम कर सकें, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने 1% जो आपके ई व्हीकल्स से उसके टैक्स में कमी कर दिया? तो कौन है आपका? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर to promote the e-vehicles. What is the primary objective of the Arctic Council? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? तो सिंपल याद रखना, promoting cooperation on the sustainable development and environmental protection in the Arctic. आर्कटिक रीजन के आसपास की जो 8 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, उनके बीच में कोऑपरेट होना चाहिए और वो आर्कटिक रीजन को बचाए रखें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, वो खत्म हो रहा है, वो पिघल रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए वो लोग वहाँ बैठे हैं और उसी को ऊपर आज का एडिटोरियल हमने डिस्कस भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द आर्कटिक काउंसिल? कितने हैं? तो याद रखना 8। इंडिया उसका ऑब्जर्वर मेंबर, याद रखना इंडिया उसमें अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर? हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था? तो याद रखना 1963, और उसको अमेंड किया गया था 1967। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडेड 1967, और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी कब? 1968 में। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी लेटेस्ट 2020, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसी की न्यूज़ को हमने आज पढ़ा भी था। Which of the following is not one of the official languages of India as per the 8th schedule of the Constitution? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में याद रखना 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने कहा था याद कर लेना कौन कौन सी हैं। तो देखो, बोडो भी हमने पढ़ा था आसाम में, ठीक है, टूलू उसमें नहीं है, मैथिली भी है, कोंकणी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। Which of the following does Article 13 of the Indian Constitution deal with? आर्टिकल 13 किससे डील करता है? तो हमने एडिटोरियल में भी डिस्कशन किया था कि अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना हुआ है, या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट करता है, इन दैट सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज डल, वॉइड या नल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ देम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये पढ़ा था हमने आपके जगदीप धनखड़ जी वाले न्यूज के अंदर। Which of the following is the main purpose of the Article 32 of the Indian Constitution? ये भी हमने आज डिस्कस किया था। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया था? हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या कहा गया इसमें? तो ये कहता है प्रोटेक्शन, किसकी बात करता है? राइट टू एक्सेस टू जस्टिस एंड रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, इनिशियली 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, लीगल राइट बन गया, अब बचे हैं 6। अगर पहले के 5 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, इन दैट सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट रिट्स रिलीज करता है और आपको उनसे बचाता है। तो इसको क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा से। हैव अ नाइस डे।